हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है दोस्तों टी कॉमर्स में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं चैप्टर नंबर 5 के शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों पिछले वीडियोस में हमने चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 4 के शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस सबको कवर किए थे अलग अलग वीडियोस में। तो अगर आप उस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली चैनल पे जाइए और उस वीडियो को क्लिक करिए और वहां पर आपको डेफिनेटली वो सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। अब दोस्तों बात करता हूं आज की वीडियो की। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो शॉर्ट क्वेश्चंस है चैप्टर नंबर 5 के, उसमें चैप्टर नंबर 5 का जो नाम है उसका क्या मतलब है। एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस का क्या मतलब है कि नए जमाने में बिजनेस करने के कौन से नए तरीके आपको देखने को मिलते हैं। इसको बोलते हैं एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। और इन तरीकों में स्पेशली जो दो तरीके अपनाए गए हैं वो है आउटसोर्सिंग और दूसरा जो है वो है इंटरनेट बेस्ड बिजनेस, ई बिजनेस बोल सकते हो आप। तो ये दोनों चीज़ों को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है इस चैप्टर में। और यहाँ पर मैं आपको सभी चीज़ें बताऊंगा कि आउटसोर्सिंग क्या होती है, इंटरनेट से बिजनेस कैसे चलता है। तो वो सारी चीज़ें जो है हम यहाँ पर बात करेंगे। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूं कि अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखें और एंजॉय करें तो डेफिनेटली लाइक जरूर करिएगा। और दोस्तों अगर आपका कोई भी डाउट हो तो उसको कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इसको जो है शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो। हाँ तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में, जो कि है डिफरेंस बिटवीन ई बिजनेस एंड ट्रेडिशनल बिजनेस। यानी कि आपको तीन डिफरेंस बताने हैं इंटरनेट बेस्ड बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस में। तो आप तो आराम से तीन बता ही सकते हो। अपन डिस्कस करते हैं कि कौन से जो है यहाँ पर डिफरेंस हो सकते हैं। सबसे पहला ईज ऑफ फॉर्मेशन। अगर आपको ट्रेडिशनल बिजनेस जो है वो करना है तो आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी उसको सेटअप करने में, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज इन्वॉल्व होती है। लेकिन अगर आपको ई बिजनेस करना है तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत ही ईजिली जो है वो सेटअप हो जाता है। अब ई बिजनेस आप कैसे कर सकते हो, आप अपनी वेबसाइट से कर सकते हो, आप कर सकते हो इंस्टाग्राम फेसबुक से, आप कर सकते हो OLX से, आप कर सकते हो अमेजोन फ्लिपकार्ट से। बाकी जो भी ऑनलाइन वेबसाइट्स है उससे आप ई बिजनेस कर सकते हो और इसको सेटअप करना बहुत ज़्यादा इजी होता है। आपको खाली एक एप्लीकेशन भरना है और आप एज ए सेलर रजिस्टर हो जाते हो। बात करो ट्रेडिशनल बिजनेस की तो इसमें आपको सब चीज़ सेटअप करना पड़ता है, एक ऑफिस बनाना पड़ता है, कस्टमर्स के लिए एडवर्टाइजिंग करनी पड़ती है और बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। बात करूँ सेटअप कॉस्ट की तो ट्रेडिशनल बिजनेस में वेरी हाई कॉस्ट होता है अपफ्रंट, क्योंकि आपको एक कैपिटल लगती है इनिशियली कोई मशीन परचेस करने के लिए या कोई जगह परचेस करने के लिए जहां पर आप बिजनेस करोगे। और वो जगह जो है वो मार्केट में होनी चाहिए। अगर वो मार्केट में नहीं है तो आपके कस्टमर्स नहीं आएंगे। और मार्केट में अगर आपको जगह चाहिए और अगर आपकी कोई लैंड नहीं है मार्केट में तो आपको जो है रेंट पर रहना पड़ेगा। तो ये सारे जो अपफ्रंट कॉस्ट है ये बहुत ज़्यादा होते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस में। लेकिन ई बिजनेस में कोई भी ज़्यादा खर्चा नहीं होता, इसीलिए वहाँ पर मिनिमल सेटअप कॉस्ट होता है। दोस्तों बात करूँ मार्केट रीच की तो आप मेरे को बताइए कि किस में ज़्यादा मार्केट रीच होगी, ट्रेडिशनल बिजनेस में या इंटरनेशनल बिजनेस में। दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वो ई बिजनेस में होगी, क्योंकि ई बिजनेस जो है वो इंटरनेशनली भी आप उसको सेल कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक ट्रेडिशनल बिजनेस में हो तो आपके एरिया जो है वो लिमिटेड हो जाते हैं। तो इट इज रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू द एरिया इन विच इट इज एस्टेब्लिश्ड, नेशन वाइड रीच एज पीपल आर कनेक्टेड ऑन द वेब। तो यहाँ पर ई बिजनेस के जो है तीन हमने यहाँ पर डिफरेंस देखे ट्रेडिशनल बिजनेस से। तो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही ज्यादा इजी था। आप डेफिनेटली इसको जो है खाली अगर आप बेसिस ऑफ कंपैरिजन भी याद करके जाते हो ना तो ये दोनों चीजें आप ऑटोमेटिकली लिख सकते हो आपके कॉमन सेंस से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। हाउ डज आउटसोर्सिंग रिप्रेजेंट्स अ न्यू मोड ऑफ बिजनेस। यानी कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आउटसोर्सिंग जो है वो नया मोड ऑफ बिजनेस क्यों माना जाता है। अब ये आउटसोर्सिंग है क्या, मैं आपको समझाता हूँ कि आउटसोर्सिंग क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेस है और उस बिजनेस में बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज होती है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले जो है रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करना, उसके बाद उसको प्रोसेस करना। प्रोसेस करने में बहुत सारी अलग अलग चीजें होती है। फॉर एग्जाम्पल उसको जो है
मटेरियल को फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज में लेके जाना, फिर उसको पेंटिंग करना, कटिंग करना, बहुत सारे अलग अलग एक्टिविटीज होती है और एट लास्ट में जो है फिनिश गुड्स बनता है। दोस्तों आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है कि इन्हीं एक्टिविटीज में किसी एक एक्टिविटीज को किसी आउटसाइडर से करवाना कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक प्रोडक्ट बनाया, मान के चलिए मैंने बनाया शूज, ठीक है। अब मैंने शूज बनाया, पूरा मैन्युफैक्चर किया, लेकिन दोस्तों शूज को पेंट करने के लिए मैंने किसी और कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि आप मेरे शूज को पेंट करिएगा, खाली पेंटिंग करना है। तो इसको बोलते हैं आउटसोर्सिंग। अपनी एक एक्टिविटी को बाहर किसी कॉन्ट्रैक्टर को दे देना बोलते हैं आउटसोर्सिंग। और इसको क्यों देते हैं? इसीलिए देते हैं क्योंकि मान के चलिए हमारे पास वो मशीन नहीं है, पहली बात तो पेंटिंग करने का। तब दूसरी बात, जब हमारा जो कॉस्ट है पेंटिंग करने का वो बहुत ज्यादा आ रहा है, लेकिन जो दूसरी पार्टी वो बल्क में पेंटिंग करते तो उसका काम ही पेंटिंग करना है, तो उसका कॉस्ट कम आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको दे देंगे, हमारा कॉस्ट भी बचेगा। तीसरी बात, हमारा जो टाइम है वो बहुत ज्यादा इसमें स्पेंड हो जा रहा है। अगर हम इसको आउटसोर्स कर देते हैं तो हम अपना टाइम किसी अच्छी जगह पे लगा सकते हैं, किसी वैल्यू एडेड एक्टिविटी में लगा सकते हैं और वहां से जो है अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों यहाँ पर आउटसोर्सिंग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात करेंगे इसके आंसर की, तो आउटसोर्सिंग रिफर्स टू द एक्टिविटी ऑफ हैंडलिंग ओवर नॉन कोर एक्टिविटीज। आप अपनी मेन एक्टिविटी को आउटसोर्स नहीं करोगे। अगर आप मेन एक्टिविटी को ही आउटसोर्स कर दोगे तो क्या ही बच जाएगा आपके बिजनेस में? तो आपका बिजनेस तो फिर ट्रेडिंग हो जाएगा, खरीदो और बेचो। लेकिन यहाँ पर नॉन कोर एक्टिविटीज यानी जैसा कि मैंने आपको बताया, पेंटिंग करना, पैकिंग करना, लेबलिंग करना, ये सब छोटे मोटे काम को आउटसोर्स किया जाता है ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि दूसरे किसी ऑर्गेनाइजेशन को, विच आर स्पेशलाइज्ड इन प्रोवाइडिंग सच सर्विसेज, जो कि उस टाइप की सर्विस प्रोवाइड करने में स्पेशलाइज्ड है। इट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू कंसंट्रेट मोर ऑन देयर कोर बिजनेस, यानी कि अगर आप ऐसा करते हो तो आप जो है और कोर बिजनेस पे ज्यादा फोकस कर सकते हो। एंड डेवलप इनोवेटिव सॉल्यूशंस दैट मेक द प्रोडक्ट मोर यूजफुल फॉर कंज्यूमर, और आप जो है नए नए इनोवेशन कर सकते हो कि आपके पास जो है थोड़ा सा टाइम अवेलेबल हो जाता है कुछ एक्टिविटीज को आउटसोर्स करने के कारण, और आप जो है नए इनोवेटिव प्रोडक्ट बना सकते हो जो कि कंज्यूमर के लिए और ज्यादा यूजफुल और अट्रैक्टिव हो। सो आउटसोर्सिंग हैज बिकम अ न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस इन द करेंट एज। इसलिए दोस्तों आउटसोर्सिंग को नया फॉर्म ऑफ बिजनेस माना जाता है। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में। दो क्वेश्चन बहुत इजीली निपट गए। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, वो भी बहुत ज्यादा इजी है। डिस्क्राइब ब्रीफली एनी टू एप्लीकेशन ऑफ ई बिजनेस, यानी कि ई बिजनेस के कोई भी दो तरीकों के बारे में आपको बताना है, दो एप्लीकेशंस के बारे में बताना है ई बिजनेस के। आते हैं इसके आंसर में। ई बिजनेस हैज द फॉलोइंग एप्लीकेशन। ई प्रोक्योरमेंट, सबसे पहले वर्ड आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जहां पर ई आ गया सामने में तो वो इंटरनेट से रिलेटेड एक्टिविटी है, ये आपको समझ लेना है। अब ई तो ठीक है, इंटरनेट से रिलेटेड एक्टिविटी है। प्रोक्योरमेंट का क्या मतलब है? प्रोक्योरमेंट का मतलब है किसी रॉ मटेरियल को लेकर आना, या फिर किसी भी सर्विस को लेकर आना, या फिर कोई भी स्टॉक हमको चाहिए तो उसको लेकर आना, तो इसको बोलते हैं प्रोक्योरमेंट, यानी कि खरीद कर लाना या लेकर आना। दिस इन्वॉल्व्स ट्रांजैक्शन दैट टेक्स प्लेस इन वेब। अब ये ट्रांजैक्शन जो है वो इंटरनेट पे होगा क्योंकि यहाँ पर ई लिखा है। बिटवीन बिजनेस फर्म हु आर आइदर बायर और सेलर, और इंटरनेट पे दोनों अवेलेबल होते हैं, बायर भी अवेलेबल होते हैं और सेलर भी अवेलेबल होते हैं। तभी तो दोस्तों यहाँ पर इंटरनेट काम करता है। अगर अमेजोन सेल करता है, अगर कोई बाय करने वाला ही ना हो तो अमेजोन किसको सेल करेगा? कोई होगा ही नहीं सेलर, बायर। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों का रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ट्रांजेक्शन आर ऑल्सो इन्वॉल्व रिवर्स ऑक्शंस दैट इन्वॉल्व्स मल्टीपल सेलर्स लुकिंग टू सेल देयर प्रोडक्ट टू वन बायर। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीपल सेलर्स हो और एक सिंगल बायर हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सिंगल सेलर हो और मल्टीपल बायर हो। दोनों चीजें पॉसिबल है यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं मल्टीपल सेलर्स की और वन बायर की, है ना, तो यहाँ पर एक ही चीज को सेल करने वाले बहुत सारे लोग आपको OLX में मिल जाएंगे, लेकिन बायर एक ही होगा। अगर बात करूं वहीं पर मैं अमेजोन की, तो अमेजोन जो है वो अकेला सेलर है, लेकिन जो इसके बायर है वो बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर ये दोनों साइड से काम करता है ई प्रोक्योरमेंट। इन ए डिजिटल मार्केट प्लेस देयर एग्जिस्ट मैनी प्लेयर्स इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल बायर्स एंड सेलर्स और सिंगल सेलर। डिजिटल मार्केट में दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल बायर्स भी होते हैं और मल्टीपल सेलर्स भी होते हैं। तो यहाँ पर ई प्रोक्योरमेंट जो है पहला एप्लीकेशन होता है ई बिजनेस का।
जो दूसरा है वो है दोस्तों ई डिलीवरी। अब ई डिलीवरी का क्या मतलब है कि इंटरनेट बेस्ड डिलीवरी, यानी कि आपको जो भी डिलीवरी होती है वो आपको इंटरनेट से ही हो जाती है। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको इंटरनेट से डिलीवरी मिल जाती है? फॉर एग्जाम्पल, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ मूवीज, games, or software which is delivered directly to the system of the consumer using high speed data services. पेमेंट आर प्रोसेस्ड ओवर इंटरनेट। ई डिलीवरी यानी कि आपको अमेजॉन प्राइम हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, या फिर टेंसेंट गेम्स हो गए, पबजी, बीजीएमआई, फीफा, सॉफ्टवेयर्स हो गए जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर्स हो गए, बहुत सारे अलग अलग एंटीवायरसेस हो गए। ये सब आपको खरीदने नहीं जाने पड़ते, ना ही इसकी आपको एक्चुअल डिलीवरी मिलती है, इसकी आपको ई डिलीवरी मिलती है। ई डिलीवरी यानी कि आपके कंप्यूटर में उस चीज को डाल दिया जाता है, आपके स्मार्टफोन में उस चीज को डाल दिया जाता है और आपके लिए ओपन कर दिया जाता है जब आप उसका पेमेंट कर देते हो। इसको बोलते हैं ई डिलीवरी। तो ये दोनों दोस्तों ई बिजनेस के पार्ट है, ई प्रोक्योरमेंट और ई डिलीवरी। यहाँ पर दोस्तों हमारा चैप्टर नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो खत्म होता है। चैप्टर बोलूंगा तो आप लोग खुश हो जाओगे, हाँ 3 ही क्वेश्चन है। चैप्टर जो है वहां पर 5 क्वेश्चन है शॉर्ट और 5 क्वेश्चन है लॉन्ग। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। व्हाट आर द एथिकल कंसर्न्स इन्वॉल्व इन आउटसोर्सिंग? अब आउटसोर्सिंग करते समय हमें कौन से बातों को ध्यान देना चाहिए? आउटसोर्सिंग कर रहे हैं यानी कि हम अपना एक नॉन कोर एक्टिविटी किसी बाहर वाले को दे रहे हैं फुलफिल करने के लिए। सबसे पहला एथिकल कंसर्न आता है, फॉर कटिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन द इंडस्ट्री प्रेजेंट इन डेवलप्ड सिटीज shift their production house in an economically weak country where labor is cheap and child and women are exploited. Such steps raises ethical concern on outsourcing. दोस्तों अगर आप आउटसोर्सिंग दे रहे हो तो आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आप जिस कंपनी को आउटसोर्सिंग दे रहे हो वो कंपनी कहीं ऐसे मौके का फायदा तो नहीं उठा रही है जहां पर जो है लेबर चीप है और चाइल्ड और वुमेन से काम कराया जा रहा है, उनको डराया धमकाया जा रहा है, लेबर को धमका कर डरा कर काम कराया जा रहा है। कहीं ऐसी कंपनी तो नहीं है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसी कंपनी से काम कराओगे तो आपका प्रॉफिट तो बढ़ेगा, लेकिन इन फ्यूचर आपकी रेपुटेशन जो है वो बहुत ज्यादा हार्म करेगी। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरा दोस्तों, देयर एग्जिस्ट जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन वेजेस अमॉन्ग मैन एंड वुमेन in the developing countries, and hence the women get less amount of money for working as a labor. This biasness also raises questions and is a matter of concern for outsourcing activities. और दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी चाहिए कि जिस कंपनी को आप आउटसोर्सिंग एक्टिविटी दे रहे हो उस कंपनी में मैन और वुमेन दोनों में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं किया जा रहा है। और दोस्तों अगर किया जा रहा है तो क्या वो क्वालिफिकेशन पे बेस्ड है या नहीं है? अगर क्वालिफिकेशन के बेस्ड पर डिस्क्रिमिनेशन है तो कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर एक मैन है वो चाइल्ड अकाउंटेंट है और अगर एक गर्ल है तो वो बीकॉम है, तो उसको बीकॉम के हिसाब से सैलरी मिलेगा और मैन को चार्टर्ड अकाउंटेंट के हिसाब से सैलरी मिलेगा। तो यहाँ पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा क्योंकि ये क्वालिफिकेशन के बेस पर है। तो आपको ये चीज चेक करनी है और ये जो है ये एथिकल कंसर्न्स होते हैं आउटसोर्सिंग के जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आखिरी क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का। Describe briefly the data storage and transmission risk in e-business. अब ई बिजनेस करते हैं तो सारा डेटा हमारा इंटरनेट पे स्टोर होता है और इंटरनेट पे ही ट्रांसमिट होता है। तो इससे हमको क्या क्या खतरा हो सकता है कि हमारा सारा डेटा इंटरनेट पे रहता है, सारा ट्रांसमिशन इंटरनेट से होता है, तो इसमें कौन से रिस्क हमको लेने पड़ते हैं। तो ये हम देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में। डाटा इज एक्सपोज टू अ नंबर ऑफ रिस्क while it is stored or being transacted. It can result in important information being stolen or intentionally modified with the help of hacking or virus. यानी कि आपके डेटा को कोई भी हैकर जो है वायरस से उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है या तो उसको हैक कर सकता है और उसमें कुछ चेंजेस कर सकता है। द डाटा मे गेट करप्टेड ड्यू टू सच अटैक्स। वायरस के कारण डाटा को करप्ट किया जा सकता है जिससे आपके सारे डेटा जो है वो डिलीट हो जाएंगे और आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं रह जाएगी। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ऑल्सो पोज सिग्निफिकेंट रिस्क इन ट्रांसमिशन। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में ये भी रिस्क होता है कि कोई थर्ड पार्टी आपके एक्टिविटीज को देख रहा हो और आपको पता भी ना चले। फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिस्क कैन हैपन व्हेन डाटा इज ट्रांसमिटेड ऑनलाइन। कुछ रिस्क दिए हैं जो डाटा ट्रांसमिट होने से आपको हो सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं एक आपको बोनस पॉइंट बताता हूँ। क्या आपको पता है दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महंगी चीज क्या है?
अगर आप सोच रहे हो पैसा, कार, कुछ भी, तो वो गलत है। दुनिया में सबसे महंगी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है डेटा। क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर डेटा आपका चोरी हो गया, डेटा आपका लीक हो गया, डेटा आपका मैनिपुलेट हो गया, तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा। मान के चलो आपके बैंक में 100 करोड़ रुपए डिपॉजिट है, लेकिन अगर बैंक वाले का डेटा ही उड़ गया, या डेटा ही करप्ट हो गया, या डेटा ही लॉस हो गया, तो आप कैसे प्रूफ करोगे कि आपकी बैंक में आपका 100 करोड़ जमा था? इंपॉर्टेंट हुआ डेटा। दूसरी बात, अगर आपने कोई बहुत ही अच्छा एक साइंटिस्ट मिशन जो है वो डेवलप किया, ठीक है, और उसको डेवलप करने के बाद आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बहुत सारा एक्सपेंडिचर हुआ, लेकिन उसकी जो कॉपी है वो किसी दूसरे साइंटिस्ट के हाथ में लग गई, तो आपकी तो लग गई वॉट। अब दोस्तों यहाँ पर भी डेटा चोरी हो गया, जिसकी वजह से आपको लॉस हो गया। तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वर्ल्ड में वो है डेटा। तो ये थोड़ी सी फैक्ट की बात थी। अब आते वापस क्वेश्चन में, कौन से रिस्क हो सकते हैं? पहला रिस्क, अगर सेलर बोल दे कि बायर ने ऑर्डर प्लेस ही नहीं किया, या फिर बायर बोल दे कि मैंने ऑर्डर प्लेस ही नहीं किया, या फिर बायर डिलीवरी लेने से मना कर दे, ये जो है ये पहले टाइप का रिस्क हो गया। दूसरा, गुड्स में बी डिलीवर टू द रॉन्ग एड्रेस। अगर गुड्स रॉन्ग एड्रेस पर डिलीवर कर दिया सेलर ने, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? और द गुड्स में नॉट गेट डिलीवर्ड एट ऑल, या फिर गुड्स डिलीवर ही ना हो और सेलर बोले कि मैंने तो डिलीवर कर दिया था, ये भी फ्रॉड हो सकता है। तीसरा, इन सम केसेस द सेलर डिनाइज रिसीविंग द पेमेंट व्हाइल बीइंग डेबिटेड फ्रॉम द रिसीवर। सेलर ने पेमेंट ले लिया बायर से, उसके बैंक अकाउंट में आ गया, लेकिन सेलर बोलेगा कि मेरे बैंक अकाउंट में नहीं आया है, तो ये भी एक टाइप का फ्रॉड हो सकता है, एक टाइप का रिस्क हो सकता है कि ऐसे ऐसे सिचुएशंस आपको ई बिजनेस में देखने को मिल सकते हैं। ये था दोस्तों चैप्टर नंबर 5 के शॉर्ट क्वेश्चंस, जो मैंने आपको बहुत ही इजीली एक्सप्लेन किए हैं, और आई होप कि आपको समझ आए हो। अगर समझ आए हो तो लाइक करिए वीडियो को, कमेंट करिए अपने थॉट्स, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं जल्द ही आपके लिए अकाउंट्स और साथ ही साथ बिजनेस स्टडीज के सारे क्वेश्चंस, आंसर, कॉन्सेप्ट्स, सभी चीजें आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ। आज के लिए इतने दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।